गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं फोर्थ क्लास परसेंटेज का। तो पहले 3 क्लास में हमने सारे थ्योरीज जो थे वो कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक कर चुके हैं। टाइप हम लोग 6 शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। अभी तक का हमारा जितना भी लर्निंग था उसी को बेसिकली हम लोग यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आस्ते आस्ते लेवल बढ़ेगा डिफिकल्टी का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हो गया था हमारा, और थ्योरी हमने सब कुछ सीख लिया था। कैलकुलेशन में कैसे हमें एडवांटेज मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन में कैसे एडवांटेज मिलेगा, वो सारे हमने डील किया, ठीक है। परसेंटेज को देखते कैसे हैं, 3 तरीके से कैसे यूज करते हैं और 3 तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमने देखा था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए जो है 20% ज्यादा है बी से, ठीक है। तो कोई भी चीज 20% ज्यादा है मतलब उसका रेशियो हमें पता है होना क्या चाहिए, 6/5। 20% बढ़ाने के लिए भी रेशियो क्या होता है, 6/5, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है मतलब 5/5 होगा। तो उसको 1 यूनिट हमने बढ़ाया और वो नीचे का 5 हमें कहाँ से मिल रहा है, तो हमें पता है कि 20% के लिए होता है 1/5। तो 20% के लिए 1/5, 100% के लिए 5/5, और तो फुल 20% बढ़ाना है तो 6/5। तो इसमें हमें पता है नीचे वाला जो है बेस वैल्यू होता है। तो बेस कौन होगा, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, मोर देन बी। तो ये बी है और 6 जो है ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस ये बोला है कि बी इतना है तो 6 इतना होगा, ठीक है। देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, क्वेश्चन ये पूछा है। तो बी कितना कम है ए से। तो अब पहले बी के साथ कंपैरिजन हो रहा था ए का, अब ए का कंपैरिजन होना है बी के साथ, वो आपको करके बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंपल है। अब ए के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है देन ए, अब तो नीचे ए जाएगा 6 और बी कितना है 5। यही रिलेशन को उल्टा बस लिखना था। एक बार बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है और क्वेश्चन में पूछा ए के साथ कंपैरिजन करके दिखाओ, तो हमने नीचे ए को रखा और कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, है ना। ये 1/6 का डिफरेंस है इसमें। तो 1/6 का मतलब कितना होता है 16, 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। मतलब आप याद इस बात को रखो कि अगर कोई चीज 20% ज्यादा है, तो ये अगर 20% ज्यादा है तो ये जो है इससे 16 2/3% कम होगा, ठीक है। नॉर्मल कॉमन सेंस बोलता है कि 20% ये ज्यादा है तो ये जो है इससे 20% कम होगा, है ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़े के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है तो बेस बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 20। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक। पढ़ते हैं इसको। इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, ठीक है। पहले सिंपल कंपैरिजन दे रखा था ए और बी का, लेकिन इस बार क्या है, सिंपल कंपैरिजन ना देके हमें बोला है कि इसका 10% उसके 20% के बराबर है। तो इस बात को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, ऐसे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली पिछली बार क्या था, सीन कुछ ऐसा था। पिछली बार का सीन कुछ ऐसा था, ऊपर में ए था और नीचे में बी था। ए बाई बी हमें एक तरह से घुमा फिरा के दिया हुआ था। तो इसमें भी वही है कि हमें ए बाई बी पहले निकाल लेते हैं। ये बी को इसके नीचे लेके आएंगे तो हो गया ए
बाई बी इक्वल टू 20%। यहाँ पे तो 20% और ये 10% को इसके नीचे भेजना पड़ेगा। परसेंट परसेंट तो कट जाता है, 2 और 10 भी कट जाएगा तो बचेगा 2/1। तो ए बाई बी का रिलेशन हमें मिल गया 2/1, मतलब बी अगर 1 यूनिट है तो ए 2 यूनिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा 50%, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। व्हाट को मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, तो हमको पता है कि बी को वापस अगर इधर लेके आए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बाई बी का 15% इज इक्वल टू व्हाट। ये हमें क्वेश्चन पूछा है, बस हमने बी को इधर लेके आ गया, और ए बाई बी का तो हमें वैल्यू पता है कि 2/1 होता है। इनका आपस में रिलेशन हमको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस रिलेशन को पहले इस फॉर्म में लेके गए, जिससे हमें ए बाई बी का रिलेशन पता चला। उसका जो पूछा था उसको एक साइड रखे और बाकी चीजों को दूसरे साइड हमने फेंक दिया। ठीक है, और इस चीज का हमें वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो 2/1 इंटू 15%, यानी कि ये है 7.5%। ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, 30% इंटू करना था, इक्वल टू 30% ही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है। हमने एक रिलेशन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ऐसे रेशियो में लिखा, उसके बाद हमने सिंपल उस रेशियो को यूज किया जो हमें पूछा था उसको निकालने के लिए। क्या पूछा था, ये वाला पार्ट पूछा था, तो उसको एक साइड रखा, बाकी सब चीजों को दूसरे साइड फेंक दिया और इस रेशियो को उसमें डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आया, पीडीएफ आपके पास पहले से है, किसी ने प्रिंट कर रखा है तो उसके पास बुक होगा, पूरा बुक। A income is increased by 20% to 24,400. What was his original income? ठीक है, ऑब्वियसली किसी का इनकम अगर इंक्रीज कर दिया जब 20% से, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। मतलब वो पहले कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है, वो हो जाता है 120%। तो उसका वैल्यू बताया है 24,000। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 24,000 कुछ नहीं है, 120%। ये 120% है। और पूछा है कि ओरिजिनल इनकम क्या था, तो हमें पता है कि ओरिजिनल इनकम हमेशा 100% होता है ना। तो इंटू 100%, 120 से डिवाइड करोगे तो 1% का वैल्यू मिलेगा, इंटू 100% करोगे तो पूरा 100% का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीथिंग एट स्टार्ट इज 100%। ठीक है, तो वो 20% बढ़ा तो हो गया 120%। ठीक है, तो सिंपली उसका वैल्यू दे रखा है 24,000, तो हमने 120% अगर 24,000 है तो 1% निकालने के लिए 120 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली वो 240 होगा। उसको इंटू 100% से मल्टीप्लाई किया तो फुल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कटेगा तो दिख रहा है 200, तो ये हो गया 20,000 आंसर। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ही हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं कि कोई भी चीज 100% होता है, अगर उसको बढ़ाया जा रहा है या गिराया जा रहा है तो कितना परसेंट हो जा रहा है। अगर वो चीज क्वेश्चन में दिया है तो सिंपली उस परसेंटेज से उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा, और वहां से कुछ भी निकालने को बोला है उतना परसेंट निकाल दो। ठीक, नेक्स्ट में चले। क्वेश्चन 22,
if this much percent of a number is added to itself, the number becomes इतना 777. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो बस क्वेश्चन में लैंग्वेज ट्विस्ट किया है, नया कुछ नहीं है. इसने ये नहीं बोला कि 16 2/3% बढ़ाया गया, लेकिन ये कह वही चीज रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था. उसमें कहा था 20% बढ़ाया, इसमें कहा 16 2/3% बढ़ाया, लेकिन ये बढ़ाया शब्द यूज ना करके उसने बोला है कि उसी नंबर को वापस उतना 16 2/3% ऐड किया गया. ठीक है, तो जो भी वो नंबर था वो खुद 100% होगा, प्लस उसमें 16 2/3% उसको वापस उसमें ऐड किया गया. तो बेसिकली हमको पता है वो 116 2/3%. ठीक है, और 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होना चाहिए था कि 1/6 होता है. ठीक है, 100% फिर क्या होगा, ये होगा 6/6, और ये अगर 1/6 है तो हमको पता है 16 2/3% बढ़ाने के लिए शॉर्टकट हमने डायरेक्ट याद किया था, क्या होता है 7/6. ठीक है, ये रेशियो पे हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, तभी हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हमें पता है 16 2/3% बढ़ाने के लिए 7/6 होता है. ठीक, added to itself the number becomes this much, इतना नंबर हो जाता है. तो हमको पता है ये जो है 7/6 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये 6 रिप्रेजेंट करता है ओल्ड को, और ये 7 रिप्रेजेंट करता है न्यू को. ठीक है, तो ये न्यू को रिप्रेजेंट करता है 7 और ओल्ड को रिप्रेजेंट करता है 6. मतलब वो नंबर जो था पहले वो 6 यूनिट था, वो 16 2/3% बढ़ा, यानी कि वो 7 यूनिट्स हो गया. तो इस 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 777. तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 777/7. ये 7 उधर जाके डिवाइड करेगा तो एक यूनिट का वैल्यू मिल गया 111. तो 111 मिल गया, तो हमें 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए. तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 666 है ना. एक यूनिट का वैल्यू अगर 111 है तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 666 होना चाहिए. 7 यूनिट अगर 777 है तो 6 यूनिट 666 होगा. डायरेक्ट भी कर सकते थे, 777/7 लिख के फिर एक यूनिट का वैल्यू मिल गया, तो हमें 6 यूनिट चाहिए तो 6 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली जैसे परसेंटेज का था, ये अगर 120% था तो 120% से डिवाइड करेंगे, 1% मिला, फिर 100% चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 20% चाहिए तो 20% से मल्टीप्लाई कर दो. पहले 1% तक पहुंचो या फिर एक यूनिट का वैल्यू तक पहुंचो, वहां से तुम कहीं पे भी जा सकते हो. ठीक है, इसका आंसर हो गया ये 666. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 22 हमने किया ना, क्वेश्चन 23. इस बार बोला है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू इटसेल्फ, मतलब वो कहना चाहता है कि उतना परसेंट नंबर गिर गया. ठीक है, वो ये नहीं बोला कि इतना परसेंट डिक्रीज हो गया या गिर गया, बस वो बोल रहा है खुद से ही माइनस हुआ, मतलब गिर गया. द नंबर बिकम्स 500, वो नंबर 500 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इतना परसेंट का रेशियो हमें पता है 1/6, उतना परसेंट गिराने के लिए रेशियो क्या है, तो 5/6. मतलब नंबर पहले 6 था, ये ओल्ड वैल्यू है, तो नया क्या हो गया, वो नंबर इतना परसेंट गिर के तो वो 5 हो गया. ठीक है, अगर 6 यूनिट पहले था तो अब वो 5 यूनिट हो गया. ठीक है, ये रेशियो हम लोग को डायरेक्ट इस लाइन से मिलता है, इसको हमने बहुत डिटेल में सीखा है अर्लियर क्लासेस में. ठीक है, तो itself the number becomes 500, तो वो नंबर 500 हो जाता है. ठीक है, तो वो था कितना ये पूछा है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो हो जाता है, ये 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 500, तो ये 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है. तो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है 5 यूनिट अगर 500 है तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 100 होता है एक यूनिट का वैल्यू, फिर 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो वो 600 होगा. ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल है, देख के ही आंसर पता चलता है इसका बेसिकली, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए. आगे बढ़े, सिंपल था ये, इसमें कुछ नहीं है. आस्ते आस्ते हम लोग लेवल बढ़ाएंगे.
देखो 700 अगर ऐड किया जाए तो नंबर इटसेल्फ इट बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 700 अगर ऐड किया जाए एक नंबर के साथ, मतलब वो कोई पहले 100% वो नंबर होगा, उसमें तुमने और 700 रुपए ऐड कर दिया, तो वो हो कितना जाता है 216%, 216 2/3% ऑफ इटसेल्फ होता है। ये बस बात को समझना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक, मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज स्टार्टिंग में कितना होता है 100% होता है। अगर वो स्टार्टिंग में 100% था तो ओरिजिनल नंबर ऑब्वियसली 100% होगा। उसमें तुमने कुछ किया तो वो हो कितना जाता है, बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, 216 2/3% वो हो जाता है। ठीक है, तो तुमने ऐड कितना किया, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 116 2/3% तुमने ऐड किया। तो हमें पता है कि 100% के लिए क्या होता है, अगर 16 2/3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं उसको 6/6 बोलूंगा। ठीक है, 200% के लिए मैं 12/6 बोलूंगा। 200% हमें पता है कट के ये 2 हो जाएगा, 2 मतलब होता है 200%, और 200% के लिए इतना बोलूंगा तो और एक बार 16 2/3% ऐड करना है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 13/6। 13 क्या हो गया 216%, और ये 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को। ठीक है, वो टेबल से हम लोग इसको डिड्यूस करते हैं। ठीक है, टेबल को हम लोग यूज करके ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट रेशियो कैसा है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे 16 2/3% है, और 16 2/3% का रेशियो हमें पता है 1/6 होता है। 100% के लिए 6/6 होगा, तो 200% के लिए सिंपली 12/6, और 200% का और 16 2/3 बढ़ाना है तो 12/6 को ऊपर में ही हम लोग जो भी चेंज करना है करते हैं। ठीक है, तो 13/6 हो गया। या फिर सिंपली इसको तुम ऐसा भी काम कर सकते थे, इसको तुम ऐसा लिख सकते थे 2162/3/100। ठीक है, इसको कट करते करते 13/6 ही आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा कट करने में टाइम जाएगा, लेकिन जिसको फ्रैक्शन टेबल याद है उसको डायरेक्ट ये वाला चीज आना चाहिए। अपना पेन उठाएगा एग्जाम हॉल में तो पहला चीज यही चीज लिखेगा कि 13/6 वो हो जाता है, पहले 6 था अब वो 13 हो जाता है। ठीक है, तो कितना ऐड हुआ, दोनों का डिफरेंस कितने का है 7 यूनिट का। ये 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 700। ठीक है, ये 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 700। क्वेश्चन में ये बोला कि इतना परसेंट बढ़ाया गया, कितना परसेंट 116, इन दोनों का गैप कितना था 116 2/3% बढ़ाया गया, और यहाँ पे हम लोग को रेशियो में दिख रहा है 7 यूनिट बढ़ाया गया। ठीक है, एक ही बात है दोनों चीज। तो अब वैल्यू दे रखा है 700 रुपए बढ़ाए गए, तो मतलब ये 7 यूनिट या 116 का वैल्यू दे रखा है 700, तो 700 दे रखा है वैल्यू। ओरिजिनल नंबर खोजना है तो हमें 6 यूनिट का वैल्यू खोजना है। 1 यूनिट का वैल्यू होता है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 100, 6 यूनिट का वैल्यू होगा 600। डायरेक्ट लिख सकते हो 6 यूनिट क्या होगा 700/7, 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया, 6 करेंगे 600 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस इतने में हो जाएगा। ये रेशियो अगर तुमको दिख जाएगा, अगर ये रेशियो तुम निकाल सकते हो तो तुम सेकंड्स में क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, कुछ एक्चुअली लिखना भी नहीं है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म लाइव आगे बढ़े, सिंपल है ये भी, हल्का हल्का आगे बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट्स और डिफिकल्टी भी उसके हिसाब से एकदम लाइटली आगे बढ़ाएंगे। देखो, इनकम ऑफ ए 10% ज्यादा है बी से। जैसे ये मैंने बात सुना तो मैंने समझ गया कि नीचे में बी जाने वाला है, देन बी, बी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इनकम ऑफ ए
ऊपर जाएगा और बी नीचे जाएगा। ए कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा के लिए रेशियो क्या होता है? 11/10। मतलब अगर बी 10 रुपीज कमाता है तो ए 11 रुपीज कमाता है। ये हो गया हमारा सिंपल रिलेशन 11/10। इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन सी। अब बी और सी का रिलेशन दिया है, देन सी बोला है तो सी जाएगा नीचे में, बी जाएगा ऊपर है। कितना परसेंट ज्यादा है बी? तो 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा है तो मैं लिख दूंगा 12/10 लिखो या फिर 6/5 लिखो। बट मैंने 6/5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर मुझे शायद सेम करना पड़े। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, तो ये हो गया 6/5 में डायरेक्ट रेशियो को यूज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इनकम ऑफ बी 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा करने के लिए रेशियो हमें पता है 6/5 होता है। हाउ मच इज सीज इनकम लेस देन ए? अगर 6/5 कैसे होता समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस 3 क्लासेस देखा होना चाहिए, तभी समझ में आएगा डायरेक्टली। ठीक है, उसका पूछे हाउ मच इज सीज इनकम लेस देन ए, देन ए, सीज इनकम लेस देन ए, तो ए नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता करना है कि ये जो इससे कितना सी इससे कितना कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी और ए का हमें रिलेशन यूज करना है। तो यहाँ पे सी में 5 लिख दूं और ए सी ऊपर है। तो सी यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, ए को 11 लिख दूं, आंसर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का डेटा गलत है एक्चुअली अभी हमारे लिए, कि यहाँ पे बी का वैल्यू एक बार तुम 10 बता रहे हो, एक बार यहाँ पे 6 बता रहे हो, तो ये गलत है ना। एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज का दो दो वैल्यू नहीं हो सकता। तो क्या करें, इसको इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेम करने का टेक्निक क्या होता है कि दोनों का एलसीएम ले लो। 10 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 30। ठीक है, 30 आएगा। तो मुझे इसको और इसको बराबर करना है, इसको भी 30 करना होगा, इसको भी 30 करना होगा, तभी हम लोग का डेटा मैच होगा। इसको 30 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11 से हमें फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, तो वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पे × 3 करना तो 30 हो जाएगा, तो इसको भी × 3 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 33/30। रेशियो तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि 33 और 30 कटेगा, 3 कट आएगा तो वापस 11/10 हो जाएगा। तो हमने रेशियो चेंज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन बी को हमने 30 कर दिया। यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं। 6 को हम लोग ऊपर 5 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30/25। फिर से वो कट के 6/5 हो जाएगा। लेकिन ये काम करके हमें फायदा क्या मिलेगा कि बी का वैल्यू यहाँ पे 30 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 30 है, मतलब अब हमारा डेटा ठीक है, तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो C/A क्या होगा, C का वैल्यू हो गया 25, A का वैल्यू हो गया 33। ठीक है, अब रेशियो हम लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? एक रेशियो ये दे रखा था, एक रेशियो ये दे रखा था, उसमें डेटा कंसिस्टेंट नहीं था। बी का एक अलग वैल्यू, फिर यहाँ पे बी का अलग वैल्यू, उसको पहले हम लोग सेम करेंगे तभी इस डेटा को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो। तो उसमें से हमने सी और ए का रेशियो निकाल दिया। सी था 25 और ए था 33। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि अगर ए 33 रहेगा तो सी हमेशा 25 रहेगा। कितने का गैप है? तो 8 यूनिट का गैप है। किस पे गैप है? तो जिस पे कंपेयर हो रहा है उसके साथ को हम उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, हाउ मच इज सीज इनकम लेस देन ए, तो 8 यूनिट कम है किस पे? 33 पे। तो ये परसेंटेज में कितना होगा? 1/11 हमें पता है 9.09% होता है, तो 1/33 3.03% होगा। और 8 टाइम्स उसका करना है, 3.03 इंटू 8, 8 3 24.24% होगा। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 8/33 को 100% से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा यही। ठीक है, मैंने
जो फ्रैक्शन टेबल बोला था याद करने को, उसी को यूज करके मैंने इसका डायरेक्ट आंसर निकाला। कैसे? 1/33, वो पहले मैंने वैल्यू खोजा। 1/11 मुझे याद था, 1/11 मतलब होता है 9.09%, तो उसका 1/3 होता है 1/33, तो 1/33 का वैल्यू मैंने निकाला 3.03%। 3.03% कितनी बार? 8 टाइम्स, तो हो गया 8 3 24.24%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा परसेंटेज का, अगर फ्रैक्शन याद है और थ्योरी सारे कनेक्ट कर सकते हो तो। ठीक है, आगे बढ़े, लिखो इसको, ये लिख लिया, आगे बढ़ते हैं फिर। ये टाइप हो गया 18 को भी इतना ठीक है, टाइप 8 हो गया। टाइप 9 में चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर तुमको फ्रैक्शन टेबल याद नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है तुमको करने के लिए। ठीक है, या फ्रैक्शन टेबल यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसको करना। फ्रैक्शन टेबल, उसके साथ हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तभी ये क्वेश्चन सेकंड्स में होगा। 5 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देना है। सक्सेसिव मतलब शब्द का होता है एक के ऊपर एक, एक के बाद एक। ठीक है, मान लो तुम 100 रुपए में एक चीज ले रहे थे, तो 10 रुपए पर 10% डिस्काउंट मिला तो 90 रुपए में हो गया। फिर उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 80 रुपए नहीं होगा, वो 90 रुपए पे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो अब 9 रुपए घटेगा उसमें, 81 रुपीज अब तुमको देना है। ठीक है, फिर उस पर 10% अगर डिस्काउंट होगा तो 8.1 रुपीज उसमें से घटेगा। ऐसे करके होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के ऊपर एक हम लोग डिस्काउंट जब देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो हमको पता है डिस्काउंट मतलब गिराना चीजों को, है ना, प्राइस गिरेगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो डिस्काउंट देते हैं 14/2/7। 14/2/7 का अगर फ्रैक्शन याद हो तो ये होता है 1/7 का, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8 का, इसका फ्रैक्शन होता है 1/11 का, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/9 का, इसका होता है 1/10 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा ये सारे डिस्काउंट अगर मिला दे तो सिंगल एक डिस्काउंट अगर देना होता तो कितने के बराबर होता वो डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पहले 10% डिस्काउंट दिए, मान लो 100 रुपए का चीज था वो 90 रुपए हुआ, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो दिया अगर 90 का, और 10% कितना होगा 9 रुपीज गया तो 81 रुपीज तुमको पे करना पड़ेगा। 2 बार 10% डिस्काउंट लेके 81 रुपीज तुम पे करते हो, तो दोनों 10% डिस्काउंट मिलके 19% डिस्काउंट होता है। ठीक है, 20% डिस्काउंट नहीं होता है क्योंकि परसेंटेज क्या है, सक्सेसिव हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज ऐड नहीं होगा सक्सेसिव में, तो हमें एक के बाद एक डिस्काउंट देना है, और ये सब डिस्काउंट मिलके कितना एक बार में कितना बनते हैं, जैसे मैंने बताया था दोनों 10% मिलके एक बार में 19% बनते हैं। तो वैसा इसका वैल्यू निकालना है इन सबको लेके, तो हमको डायरेक्ट करना आना चाहिए कि अगर तुम डिस्काउंट दे रहे हो इतने का, तो मतलब इतना का वैल्यू परसेंटेज गिराना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट रेशियो पता होना चाहिए 6/7, क्योंकि 100% 7/7 पे होगा, 1/7 डिस्काउंट देना है, या फिर 14/2% डिस्काउंट देना है, या 0.1428% डिस्काउंट देना है, 1.48 डिस्काउंट, 1428 डिस्काउंट, परसेंट यूज नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि इसको हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं, 14/2/7% लिख दो, बा 1/7 ऐसे लिख दो, या 0.1428 ऐसे लिख दो। 3 तरीके से ऐसे एक ही परसेंटेज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कैसा भी करके तुम किसी भी फॉर्म में डिस्काउंट दो, तो बचेगा कितना, तो 100% में से वो गिरेगा, यहाँ पे 7/7 100% होता तो बच क्या गया 6/7 बच गया। अब जो बच गया उस पर फिर डिस्काउंट मिलेगा, कितना 1/8 का डिस्काउंट है तो गिराना है 1/8, तो उसके लिए 1/8 गिराने के लिए 7/8 होता है। उसके ऊपर फिर से डिस्काउंट है, 1/11 डिस्काउंट करना है, गिराना है, तो बचेगा कितना 10/11, फिर 1/9 गिराना है ना, तो 8/9 बचेगा। नीचे वाले को हम लोग कभी भी टच नहीं करते हैं,
ठीक है, क्योंकि वही बेस है जो परसेंटेज को फिक्स करेगा। जो भी चेंजेस होते हैं ऊपर में होते हैं, परसेंटेज बढ़ाना हो या गिराना हो, ठीक है। 8/9 और यहाँ पे भी सेम 10% डिस्काउंट देना है तो बचेगा कितना 9/10, ठीक है। 10% डिस्काउंट देने के लिए होता है 9/10 या फिर 10% गिराने के लिए होता है 9/10। तो ये हो गया, सारे को हमने एक साथ लिख के डिस्काउंट दे दिया। अब ये क्या 7/7 कट गया, 8/8 कट गया, 9/9 कट गया, 10/10 कट गया, बच क्या गया 6/11 बचा। मतलब ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया न्यू वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, वो इतना डिस्काउंट हो के कितना बचा है वो है। बार बार बता रहा हूं, नीचे वाला ओल्ड होता है, ये होता है न्यू, ठीक है। तुमको ना ओल्ड पूछा है ना न्यू पूछा है, ठीक है। तुमको पूछा है डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, इन दोनों का गैप, ये हो गया डिफरेंस इज डिस्काउंट, है ना। जो तुमको नहीं पे करना है वही हो गया तुम्हारा डिस्काउंट या फिर डिफरेंस। कितने का है 5 का, मतलब 5 का डिस्काउंट मिला है तुमको। 11 रुपए खर्च करने पे तुमको 6 रुपए ही पे करना है, 5 रुपए तुमको नहीं पे करना है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो 5 हो गया डिस्काउंट, डिफरेंस जो है वो हो गया डिस्काउंट। किस पे मिला है, तो बेस पे मिलेगा हमेशा 11 पे, ठीक है। तो 5/11 परसेंटेज में ये कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%, ठीक है। 1/11 क्या होता है 9.09, तो 5 टाइम्स होगा 45.45%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे देते हैं, हर बार इतना परसेंट गिराना था तो 6/7, इतना परसेंट गिराना था 7/8, इसका इतना परसेंट गिराना था तो 10/11, इतना परसेंट गिराना था तो 8/9, 10% गिराना था तो 9/10। अब ये एक के बाद एक मिल रहा है इसलिए आपस में मल्टीप्लाई होगा, होके रेशियो हो गया 6/11, मतलब 5 यूनिट का तुमको डिस्काउंट मिला है। अब 5 यूनिट डिस्काउंट में कितना होता है परसेंटेज में, तो 45.45% होता है। ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा। सॉल्यूशन बहुत इसका सिंपल है अगर तुम्हारा थ्योरी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन लग सकता है और मेंसुरेशन में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन ये परसेंटेज का ज्यादा इसमें रोल प्ले है अगर तुम इसको फटाफट करना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें पूछा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल मान लो, ये हो गया मान लो लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। लेंथ इंक्रीज कर दिया 10% और ब्रेथ क्या कर दिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ बाई 20%, अच्छा वो भी ब्रेथ भी 20% बढ़ा दिया, लेंथ भी 10% बढ़ेगा और ब्रेथ भी चौड़ा भी होता है 20%, तो टोटल एरिया कितना बनेगा, ठीक है। एरिया कितना बढ़ेगा, जो भी एरिया पहले था उससे कितना एरिया में चेंज आएगा, मतलब बढ़ेगा ये एरिया। तो हमको पता है एरिया किससे बनता है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो हम लोग का ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, ए इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। ये वो फॉर्मूला हो गया। तो सिंपली हमको पता क्या है, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, मतलब दोनों का इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज पे, है ना। तो बेसिकली 10% लेंथ बढ़ेगा, 10% लेंथ बढ़ाने के लिए क्या रेशियो होगा, 10% अगर बढ़ाना है तो 11/10, फिर 20% हमें ब्रेथ बढ़ाना है, 20% बढ़ाने के लिए 6/5, तो हमें पता चल जाएगा एरिया कितना बढ़ेगा, ये एरिया का हो गया, है ना।
11/10 एंड 6/5, ये 10 और ये मान लो कट गया 5 और ये 3, ऊपर हो गया 33/25। ठीक है, 33/25 हो गया हमारा फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज चेंज। इसको हमें बस अब परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, इस सिंबल के साथ लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सिंबल के साथ आंसर पूछा है। परसेंटेज तो ये भी है, 3 तरीके से दिखा सकते हैं, बट उसको परसेंटेज चेंज में दिखाना है। तो हमको पता है 100% कब होता है, ये 25/25 पे बढ़ा कितना है, तो 8 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, चेंज परसेंटेज क्या होगा, 8 किस पे बढ़ा है, तो बेस पे बढ़ता है, तो 8/25 इंटू 100% लिख सकते हो। या फिर तुमको डायरेक्ट अगर आंसर पता है 1/25 मतलब होता है 4%। 4% कितनी बार, 8 बार, तो 8 4 जा 32% डायरेक्ट आंसर होता है। ये ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। एरिया अब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो रेशियोज को भी आपस में लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उससे नया रेशियो आ गया, वो रेशियो किस चीज का होगा, एरिया का हो गया। उसको हमने चेंज कितने का हुआ वो निकाला, बेस पे कैलकुलेट किया तो परसेंटेज मिल गया। 25 बेस है ना, क्या ये बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता, 66/50 अगर होता तो सेम आंसर आएगा ना। हाँ, तो वो कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 1/50 मतलब होता है 2%। 2% कितनी बार, 16 बार, तो 32% ही आएगा, सेम आंसर आएगा, भले ही तो उसको ना कट करे, क्योंकि वो रेशियो सेम है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28। टाइप 10, इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑफ ए नंबर इज 198। ठीक है, एक ही नंबर का, ठीक है, उसका अगर 62% और उसी नंबर का 80% अगर हम लोग लें, तो उस दोनों नंबर के बीच में एक ही नंबर के, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि एक अलग परसेंटेज पे है, एक अलग परसेंटेज पे है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 198 है, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी व्हाट। तो इतने परसेंटेज में उन नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी नंबर हुआ, मान लो वो नंबर हुआ सिंपल, अगर हम लोग रखें, मान लो 200 नंबर हुआ, ठीक है, 200 मार्क्स थे, 200 मार्क्स के 62% और 80% में वैल्यू अलग होगा, उसका वैल्यू दे रखा है 198। उसी तरह 92 और 56% का डिफरेंस पे क्या वैल्यू होगा ये पूछा है। तो हमको पता है सिंपल कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है, उसका 62% और उसका 80% के बीच में गैप कितने का होगा, 18%। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 18%। देखो अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचो, ये हो गया 0%, ये हो गया 100%, ये हो गया 62%, मान लो ये हो गया 62%, और ये हो गया 80%। मान लो परसेंटेज ग्राफ में सोचो, तो ये जो 62% नंबर होगा वो यहाँ तक होगा, यहाँ तक, और जो 80% होगा यहाँ से यहाँ तक होगा उसका वैल्यू। तो गैप कितने का है, 18% का, ये परसेंटेज में उसका वैल्यू हो गया। अब मान लो उसका जो भी वैल्यू होता, ठीक है, 80% पे, और जो भी वैल्यू होता 62% पे, उनको भी हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में बताया 198। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे बता दिया, ये हो गया परसेंटेज और ये हो गया वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे बता दिया
198। ठीक है, वैल्यू का गैप बताया 198, परसेंटेज का गैप हमने निकाला 18%, मतलब ये 18% 198 है। बात समझ में आया? तो ये 18% का वैल्यू दे रखा है 198, ये पढ़ के ही तुमको पता चल जाना चाहिए अगर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो 18% का वैल्यू 198 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? सिंपली 18 जाके उधर डिवाइड करेगा, 11 बचता है। लेकिन हमें 1% का वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमें पूछा क्या है 92% और 56% का गैप, मतलब इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू हमें, इन दोनों का परसेंटेज का गैप का वैल्यू हमें पूछा है। इन दोनों का परसेंटेज गैप का डिफरेंस कितना है? 56 से हम लोग चल के जाएंगे 90 तक। ठीक है, तो होता है पहले 60 चल के जाएंगे, 4 कदम चले, 60 से 90 चल के जाएंगे 30 कदम, तो 34 स्टेप्स चल के अब 90 से और 2 स्टेप चलना है तो 36 हो गया। तो हमें 36% एक्चुअली में पूछा है। 1% इतना होता तो 36% कितना होगा? 198/18, 1% इंटू 36 कर दो, 18 36 कर लिया, 2 बचा, 198 का डबल होगा 396। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, यहाँ पे यहीं पे भी काट सकते थे, तुमको पता है 1 और 8 ऐड करके बीच में 9 लिखा हुआ है, मतलब ये 11 से मल्टीप्लाई होता है, तो कटेगा तो 18 18 कट जाएगा, 11 बचेगा। एक परसेंटेज का वैल्यू 11 है, तो 36% का वैल्यू क्या होगा? 11 इंटू करना था, तो 3 + 6 वापस ऐड करके बीच में 9 होगा, 396 होगा आंसर। ठीक है, परसेंटेज को सोचते कैसे हैं उसके लिए ये ग्राफ है, और ये कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करेगा तुमको परसेंटेज को कैसे एक्चुअली ग्राफ पे सोचना है बोल के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। आंसर सेकंड्स में होगा अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, अमन loses इतना परसेंट ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है, ही इज लेफ्ट विथ 210 रुपए। ठीक है, हाउ मच मनी ही हैड एट द फर्स्ट, स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसे थे। देखो, हमें जब भी परसेंटेज गिराते हैं बढ़ाते हैं, हमें फर्क इस बात का रहता है बस, और डिफरेंस इस बात का रहता है कि बचा कितना है या फिर बढ़ के हो कितना रहा है। ठीक है, कितना घटा है बढ़ा है वो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसने बोला लूजेस 12.5%। ठीक है, तो मैं लिख दूं 12.5% अगर लूज कर रहा है तो मैं लिख दूं 12.5% या फिर 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, तो वो उसका बच कितना जा रहा है 7/8। ठीक है, इतना परसेंट वो 1/8 उसका चला गया, 100% में से 8/8 में से तो बचा 7/8। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है यही है ना रिमाइंडर, बचा हुआ पैसा, इसका वो 70% खर्च कर देता है। तो मैंने बताया था खर्च क्या करता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बचा कितना वो हमें फर्क पड़ता है बस उस चीज से। तो 70% खर्च कर दिया तो बच कितना गया 30%। तो 30% का रेशियो है 30/100 या फिर 3/10। ठीक है, तो ही इज लेफ्ट विथ ₹210, मतलब इतना पैसा उसके पास बच गया, और इसी का वैल्यू दे रखा है 210 रुपए। ठीक है, इसी का वैल्यू दे रखा है 210 रुपए। तो ये रेशियो क्या हो गया 7 3 21, घटेगा तो कुछ नहीं 21/80, इसका वैल्यू दे रखा है 210। इसका मतलब ये 210 नया वैल्यू है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले को। हमें पूछा क्या है हाउ मच ही हैड एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में ओल्ड वैल्यू पूछा, तो ये है क्या ओल्ड वैल्यू, ये है न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू दे रखा है 210, हमारे रेशियो के हिसाब से 21 होगा, 21 यूनिट होगा न्यू वैल्यू।
तो हमें दिख रहा है 21 को इससे डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 80 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो ये होगा 800, ये होगा आंसर। अगर यहाँ पे अगर तुमको समझ में नहीं आया तो लिख लेना 21 यूनिट का वैल्यू 210, 1 यूनिट का वैल्यू 21 उधर जाके डिवाइड होगा 210 बाई 21, 1 यूनिट का वैल्यू 80 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 210 बाई 21 इंटू 80, आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, 21 और ये कट के एक्चुअली 10 हो जाता है, 10 इंटू 80 हो जाता है 800। या फिर देख के ही तुम अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग। आगे बढ़े, सिंपल है इसका सॉल्यूशन, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कोई डाउट है तो पूछो। सिंपल हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं जो जो सीखे हैं उसका। ठीक है, अभी वैसा हम लोग हार्ड लेवल पे जा नहीं रहे, आस्ते आस्ते टाइप वाइज भी डिफिकल्टी बढ़ रहा है, और हर एक टाइप के अंदर भी वैसे इजी क्वेश्चन को पहले रखा है, फिर आस्ते आस्ते डिफिकल्टी बढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट में। परसेंटेज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। A candidate gets 30% of the marks in a test but fails by 50 marks। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, बहुत ही सिंपल है, अगर तुमने एक बार पहले कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं है, देख के आप आंसर कर सकते। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को 30% मार्क्स मिलता है टेस्ट में, बट वो फेल हो जाता है 50 मार्क्स, फिर भी 50 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब 30% से ज्यादा मार्क्स लाना था, है ना। कितना परसेंट था ये नहीं पता हमको, ठीक है, कितने पे पासिंग परसेंटेज है, 30 35 पे है, 40 पे है, 31 पे है, वो नहीं पता। अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 320 मार्क्स फेल्स बाय 30 मार्क्स। और एक बंदा है वो 320 मार्क्स ला के भी 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, इन द सेम एग्जाम फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो फुल मार्क्स क्या है उस एग्जाम का, तो इसको सॉल्व करने के लिए या फिर मेंटली अगर तुम इसको करना है तो सबसे बढ़िया है यहाँ पे ग्राफ बनाओ अच्छे से, ऐसा नहीं, ऐसा। ठीक, तुमको पता है इस साइड परसेंटेज लिखते हैं, चलो इस साइड वैल्यू लिखते हैं, दोनों तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कनेक्ट करेगा। ये 0% से लेके 100% तक मार्क्स है, ठीक है, ये फुल मार्क्स है, ये 0% मतलब एकदम 0 मार्क्स है। हमको पता है एक बंदा 30% मार्क्स लाया, मैं लिख देता हूँ 30% मार्क्स लाया, 30% मार्क्स ला के भी वो कितना मार्क्स शॉर्ट है, 50 मार्क्स शॉर्ट है, मतलब और वो 50 मार्क्स लेके आता तो ये पास हो जाता है। मतलब ये पासिंग परसेंटेज होता है इधर, ये पासिंग मार्क्स होता है इधर, है ना। पासिंग मार्क्स इधर लिखते हैं, पासिंग परसेंटेज इधर लिखते हैं। मान लो 40% पासिंग होता तो 40% इधर लिखते हैं, और 400 मार्क्स हो जाता पासिंग का तो 400 मार्क्स इधर लिख देते, 1000 का अगर पेपर होता तो। बात समझ में आ रहा है, इधर परसेंटेज इधर वैल्यू। तो एक बार इसने बताया 30% लाता तो इधर वैल्यू बता दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार बोला कि एक बंदा 320 मार्क्स लाता है और फिर भी फेल हो जाता है, कितना, 30 मार्क्स है, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन ये दिया है कि वो 320 मार्क्स लेके आता है, ठीक है। कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से, 30 मार्क्स, ये सोचो इससे फेल हो गया, और वो यहां से यहां तक कितने हैं, 320 मार्क्स है। इसको इंक्लूड करके, हाँ, एक गलत नहीं होना चाहिए, 330 मार्क्स, और यहां से यहां तक पहले ही सही तो बना रहा था यार,
यहाँ से यहाँ तक 320 मार्क्स वो बंदा लिख के आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तुमको इस पे बस ध्यान देना है। पासिंग ये 320 प्लस 30, 320 मार्क्स लाके वो 30 मार्क्स से फेल है, तो वो 30 मार्क्स उसको मिल जाता तो क्या पास हो जाता? मतलब 350 पे पासिंग मार्क्स है। ये बात हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि 320 मार्क्स लाया फिर भी 30 मार्क्स से फेल है, मतलब उसको अगर हम लोग 30 मार्क्स दे दें तो वो 350 मार्क्स उसको मिल जाएगा और वो पास हो जाएगा। मतलब हमको पता चला, ये पासिंग परसेंटेज तो नहीं पता चला लेकिन पासिंग मार्क्स पता चल गया, 350 पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि वो एक बार 30, दूसरा पहले वाला बच्चा क्या 30% लेके आया था और 50 मार्क्स से वो शॉर्ट था। ठीक है, तो 50 मार्क्स से शॉर्ट अगर वो था, अब पासिंग मार्क्स है 350, तो पहले वाला जो बच्चा 30% लेके आया उसको मार्क्स कितना मिला, है ना? ये 50 मार्क्स उसके हटा देंगे क्योंकि 350 में से 50 मार्क्स उसको नहीं मिला, तो उसको मिला कितना, 350 माइनस 50 यानी कि 300, सही बोल रहा है, ये मिला उसको मार्क्स। तो ये 30% उसको मार्क्स मिला, ये उसने क्वेश्चन में बताया परसेंटेज में, वो तुमको कभी डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा क्वेश्चन। ये तुम्हारा काम है कि तुमने वैल्यू निकाला कि उसको 300 मार्क्स मिले। कैसे 300 मार्क्स मिले? तुमने पहले फुल पासिंग मार्क्स निकाला, पासिंग मार्क्स तुमको 350 है, ये पता चल गया 50 से ये फेल हुआ है तो मतलब इसको 300 मार्क्स मिले होंगे, मतलब ये 30% 300 मार्क्स है ना। ये जो 30% है ये मार्क्स उधर लिखना था बट फिर मैंने इस साइड लिख दिया ताकि पहले कंडीशन का पता चल सके। तो ये 30% मार्क्स ही 300 मार्क्स है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको यूज करके कि 30% इज इक्वल टू 300। तो 1% कितना होगा, 30 जाकर उसको डिवाइड करेगा, एक मतलब 10, तो 100% हमें फुल मार्क्स चाहिए, तो 100% क्या होगा 1000, ये हो गया हमारा आंसर। तो फुल मार्क्स क्या हो गए 1000। अगर क्वेश्चन में तुमको पूछता पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 350। ठीक है, ये डायग्राम सही लिखोगे तो तभी एकदम क्लैरिटी रहेगा दिमाग में, क्योंकि इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अगर तुम्हारा डायग्राम मेंटल जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा वो अगर क्लियर है तो तुम देख के आंसर बता सकते हो, तुमको और किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये डायग्राम इसलिए बनाया गया था कि तुम्हारी मेंटल एबिलिटी थोड़ा इम्प्रूव हो। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये तुम मेंटली अगर बना सको तो क्वेश्चन में तुमको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं। तुम देख के बता सकते हो कि 320 मार्क्स और 30 मार्क्स, 350 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तो 50 मार्क्स से कम लाया था मतलब 300 मार्क्स वो लेके आया। पहला वाला 300 मार्क्स मतलब 30%, तो 30% मतलब 300 मार्क्स, तो 1% 10 मार्क्स, 100% 1000 मार्क्स। आंसर ऐसे दिख गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर डायग्राम बना लिया हो तो इसी टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पासिंग वाले, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये देखो, अ कैंडिडेट स्कोर 25% फेल्स बाय 30 मार्क्स। 25% स्कोर करके भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। उसके बाद द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 50% मार्क्स, जिसने 50% मार्क्स स्कोर किया, गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिल गया जितना भी पासिंग था। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स एंड फुल मार्क्स, सब कुछ निकालने को बोला है। ऑब्वियसली डायग्राम ही यहाँ पे सबसे बढ़िया रहता है समझने के लिए। एक बंदे को 25% मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ 25%, अब वो फेल हो गया 30 मार्क्स से, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स लिख देता हूँ 30 मार्क्स, और ये हो गया डबल लाइन पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, ये हो गया पासिंग परसेंटेज,
पासिंग परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया पासिंग परसेंटेज, इधर हो गया पासिंग मार्क्स। ये पहला कंडीशन हमने लिखा। व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्ड 50% मार्क्स, एक बंदे ने 50% मार्क्स स्कोर किया तो ऑब्वियसली वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा उसने स्कोर किया। ठीक है, ये हो गया उसका पासिंग मतलब 50 है, पासिंग मार्क्स 50 नहीं है। इस बंदे ने पासिंग से ज्यादा स्कोर किया है, और कितना स्कोर किया, 50% स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली 50% से नीचे होगा, क्योंकि वो 50% उसने स्कोर किया है और मार्क्स 50% जो है वो पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा है, तो पासिंग मार्क्स नीचे होगा। ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, 20 मार्क्स, तो ये हो गया 20 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ये 25% लेके आया, 30 मार्क्स शॉर्ट रह गया। ठीक है, 25% लाके 30 मार्क्स शॉर्ट रह गया, कम रह गया, और ये 50% लाया, यहां से लेके यहां तक ये फुल 50% लाया, और एक्स्ट्रा कितना लेके आ गया, 20 मार्क्स। इसलिए जो पासिंग मार्क्स होगा उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स मिला है, तब वो 50% हुआ है। मतलब 50% यहाँ पे है, 50% और 25% यहाँ पे है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स टोटल कितना है, तो यहाँ से दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स 30 है, और यहाँ से ऊपर से पासिंग मार्क्स का गैप 20 है, तो ये 30 प्लस 20, ये टोटल गैप है किसका, 50% और 25% के बीच का। इधर से हमने 30 मार्क्स निकाला पहला कंडीशन से, पासिंग के नीचे, पासिंग के ऊपर 20 मार्क्स निकाला दूसरे कंडीशन से, और दोनों मिलके कितने का गैप हो रहा है, तो 25% का गैप हो रहा है। गैप हो रहा है 25% का, और इधर कितने मार्क्स का गैप हो रहा है, तो 50 मार्क्स का गैप हो रहा है। बात समझ में आया? 25% से 30 मार्क्स, और फिर ऊपर से नीचे 20 मार्क्स, टोटल गैप कितने का, 50 मार्क्स का। और इधर परसेंटेज का गैप कितना है, ये 50 लिखा है, ये 25 लिखा है, 25% का गैप है। मतलब इधर का 25% इधर के 50 मार्क्स के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 25% इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो 1% क्या होगा, 25 इसको डिवाइड करेगा, 1% मतलब 2 मार्क्स, 2 मार्क्स 100%, डायरेक्टली तुमको दिख जाना चाहिए, 25 जाके उधर डिवाइड करता है, 2 मार्क्स 100% क्या होगा, 200 मार्क्स। देखो क्या क्या हमने निकाल लिया, पासिंग परसेंटेज तो अभी तक नहीं निकाला, पासिंग मार्क्स अभी तक हमने नहीं निकाला, लेकिन फुल मार्क्स हमने निकाल लिए। ये फुल मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स जो है फुल मार्क्स है। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो 25% मतलब होता है 50 मार्क्स, ये हमें पता चल गया। मतलब ये जो है 25% इसने इसको लेके आया था पहले कंडीशन में, तो वो 50 मार्क्स थे, और उसको 30 मार्क्स अगर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो ये हो गया 25% मतलब 50 मार्क्स, तो ये 25% पहला वाला बच्चा लेके आया था, तो 25% मतलब हो गया कितना, 50 मार्क्स। इसको अलग कलर में लिखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन है। ये 25% मतलब हो गया 50 मार्क्स। वो 50 मार्क्स मतलब वो कहना चाहता था पहला स्टेटमेंट में कि 50 मार्क्स लेके आया और 30 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 50 मार्क्स ला के भी वो 30 मार्क्स से फेल है, मतलब वो जो और 30 मार्क्स चाहिए थे, तो पासिंग मार्क्स हो गया ये 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, 80 मार्क्स हो गए पासिंग के। अब वो परसेंटेज में कितने हैं, तो हमें पता है 50 प्लस 30, 50 लाया प्लस 30, 80 मार्क्स हो गए पासिंग। परसेंटेज में अगर चाहिए तो 25% ये लेके आए और 30 मार्क्स उसको मिल जाते,
तो वो अगर परसेंटेज में उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले तो उतने परसेंटेज मिल जाता है, तो वो पासिंग परसेंटेज हो जाता है। 1% अगर 2 मार्क्स होता है तो 30 मार्क्स कितना होगा? थर्ड सॉल्यूशन करते हैं। 1% अगर 2 मार्क्स है तो 30 मार्क्स कितना होगा? 30 मार्क्स मार्क्स चाहिए, तो ये 2 जाके इधर डिवाइड करेगा, तो 1 मार्क्स का वैल्यू कितना होगा? 0.5%, है ना? लिख ही देता हूँ डिटेल में। 1 मार्क्स इक्वल टू 0.5%, तो हमें कितना चाहिए? 30 मार्क्स का वैल्यू चाहिए, तो 30 मार्क्स कितना परसेंट होगा? 30 मार्क्स कितना परसेंटेज होगा? इंटू 30 हुआ, इधर इंटू 30 होगा तो 15%, मतलब इसका वैल्यू है 15%। तो 25% वो लेके आया था और उसको 30 मार्क्स यानी और 15% लेके आने थे, तो हो गया पासिंग परसेंटेज इक्वल टू 40%। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर, ये हो गया और एक आंसर, और ये भी हो गया हमारा आंसर। 3 आंसर का 1 मार्क्स मतलब 0.5%, ठीक है, यहाँ से रिलेशन निकाला। 1% मतलब 2 मार्क्स, है ना? 25% मतलब 50 मार्क्स निकाले थे ना यहाँ पे। 25% मतलब 50 मार्क्स, तो 1% मतलब 2 मार्क्स, तो 1 मार्क्स मतलब कितना होगा? ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, 0.5%, है ना? 1 मार्क्स मतलब 0.5%, 1 मार्क्स मतलब 0.5%, तो 30 मार्क्स मतलब कितने हो गए? 15%। तो मतलब और उसे 15% चाहिए था, 25% वो लेके आया था, तो आंसर हो गया, पासिंग परसेंटेज हो गया 40, पासिंग मार्क्स हो गया 80, फुल मार्क्स हो गया 200। ठीक है, हो गया फुल मार्क्स। 3 सोल्यूशन हमने इस रिलेशन से निकाला। बस डायग्राम तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। इस साइड लिखना परसेंटेज, उस साइड लिखना वैल्यू, सोचने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, कितना भी डिफिकल्ट लेके जाए क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं होगा। लिखो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 हुआ था ना? देखो, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स, ही फेल्स बाय 32 मार्क्स, मतलब और 32 मार्क्स मिल जाते, पास हो जाता है। बट व्हेन ही स्कोर इतना परसेंट मार्क्स, ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। ठीक है, 64 मार्क्स मतलब हो गया जो भी पासिंग मार्क्स उसने लेके आने थे उससे 64 मार्क्स एक्स्ट्रा उसने लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डायग्राम क्लियर है तो एक बार 48% बोला, एक बार 36% बोला है, मतलब परसेंटेज में गैप 12% का है। और पासिंग मार्क्स से एक बार 32 नीचे वाला वैल्यू है और 64 ऊपर वाला वैल्यू है, यानी कि 96, मतलब 12% मतलब दे दिया है 96, तो 1% का वैल्यू होगा 96 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8, 1% 8 है, तो फुल मार्क्स पूछा है कि पास मार्क्स? पास मार्क्स पूछा, 1% 8 है। ठीक है, तो 36% मार्क्स तो वो लेके आया था और एक्स्ट्रा 32 मार्क्स लेके आया था, तो 32 मार्क्स परसेंटेज में क्या होगा? 1% अगर 8 है तो 32 मार्क्स 4% है, तो 36% लेके आया था और 4% लेके आया था, 40% हो गया उसका आंसर। ठीक है, देख के हम लोग बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अगर तुमने डायग्राम समझा है तो। ठीक है, लिखने उखने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता, डायग्राम में बना देता हूँ। ये रहा परसेंटेज, ये हो गया 100%, और ये हो गया वैल्यू या फिर मार्क्स बोलो। ये हो गया 0%, इधर बोलो अगर 0 मार्क्स, ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इधर मार्क्स है। ठीक है, 0 मार्क्स इधर हो सकता है। एक बंदा 36% लेके आया
और फेल हो गया 32 मार्क्स से, 32 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब पासिंग परसेंटेज यहाँ पे है, पासिंग परसेंटेज इधर है, पासिंग मार्क्स इधर है। ये पॉइंट पासिंग मार्क्स होता है, ये पॉइंट पासिंग परसेंटेज होता। 36% ला के 32 मार्क्स से फेल है। फिर एक बार वो लेके आया 48% मार्क्स, मान लो ये हो गया 48% मार्क लेके आया, और वो एक्स्ट्रा कितना लेके आ गया 64 मार्क्स, ये हो गया 64 मार्क्स वो एक्स्ट्रा लेके आया, ठीक है। तो पासिंग से 64 एक्स्ट्रा लेके आया, तो ये जो 36% है और ये 48% है, इन दोनों में गैप कितने का है 12% का है ना, ये हो गया 48%। सोचो ऐसे ही लिखना बेटर है। ये 48% लेके आया और एक्स्ट्रा लेके आया 64 मार्क्स, इन दोनों में गैप कितने का है तो 12% का। और इसमें वैल्यू का गैप कितने का है, तो जो भी वैल्यू था यहाँ से 32 मार्क्स लेते तो पासिंग पे पहुंचते, और पासिंग से और 64 मार्क्स लेते तो 48 पे पहुंचते। मतलब यहाँ पे गैप कितने का है 32 प्लस 64 96 मार्क्स का गैप है। बात समझ में आ रहा है, इस दोनों पॉइंट में 96 मार्क्स का गैप है, और इन दोनों पॉइंट में परसेंटेज के टर्म्स में 12% का गैप है, तो मतलब यहाँ का 12% उसका 96 मार्क्स के बराबर है। सिंपल है, यही है डायग्राम समझने का। ये बात समझ गए तो 12% मतलब 96, यही बात मैंने डायरेक्ट पकड़ा था और आंसर निकाला था, तो 1% कितना होगा 8 मार्क्स। एक परसेंट का वैल्यू हो गया 8 मार्क्स, तो 32 मार्क्स कितने होंगे परसेंटेज पर, ठीक है। 1% अगर हो गया 8 मार्क्स, तो 32 मार्क्स परसेंटेज में कितने होंगे 8 मार्क्स यार, तो ये 8 इधर जाएगा 1/8% होगा, कौन 1 मार्क्स। हमें चाहिए कितना 32 मार्क्स परसेंटेज में चाहिए, 32 मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे 32 होगा, कट गया 4% बचे रहेगा, मतलब 32 मार्क्स होता है 4%, तो 32 मार्क्स का वैल्यू हमने निकाल लिया 4% होता है, तो बस 4% अगर ऐड कर दे, ये हो गया 4%, ये हो गया 4%, तो ये ऐड कर दे अगर 36 प्लस 4, ये हो गया 40% पासिंग परसेंटेज, आंसर हो गया हमारा। समझ में आया, ये टाइप हमने किया था, जस्ट प्रीवियस टाइप ही है, बस डायग्राम तुम्हारा सही बनना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चंस है। थर्टी टू हो गया, हम्म 33 करते हैं, दो नंबर्स है रेस्पेक्टिवली कितने हैं 20% और 50% मोर देन द थर्ड, ठीक, तो इस रिलेशन को लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, दो नंबर है रेस्पेक्टिवली इतना इतना ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है बार बार, नहीं, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है थर्ड नंबर के साथ हो रहा है बार बार। पहले नंबर का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, कितना ज्यादा है वो 20%, पहला नंबर 20% ज्यादा है किससे थर्ड से, दूसरा नंबर 50% ज्यादा है किससे थर्ड से,
तो ऑब्वियसली थर्ड के साथ बार बार कंपैरिजन हो रहा है, तो थर्ड को ऐसा वैल्यू पकड़ेंगे ताकि हमारा कंपैरिजन आसान से हो। तो कौन सा वैल्यू होना चाहिए सबसे इजी कंपेयर करने के लिए, तो दैट इज 100। तो पहला वाला 20% इससे ज्यादा है, तो इसको 20% बढ़ाना तो सबसे इजी है, 20% बढ़ाए तो ये 120 होता है, 120 होता है। उसके बाद दूसरा वाला 50% ज्यादा है थर्ड से, तो इसको 50% बढ़ाना होता है तो 150 होता है। सिंपल है, 120, 150, 100, इनका आपस में रिलेशन पता चल गया। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, पहला कितना परसेंटेज है दूसरे का, ऑफ द सेकेंड, ऑफ के बाद लिखा है मतलब वो सेकेंड के साथ कंपेयर हो रहा है, तो सेकेंड जाएगा नीचे में, ठीक है। तो इसमें सेकेंड जाएगा नीचे में, 150 गया नीचे में, कौन कंपेयर होगा ऊपर में, तो 120, बस ये पूछा था। 120/50 ये कट के क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 3 से भी कट गया, 4/5 ये हुआ। तो 4/5 परसेंटेज में कितना होता है, बट 20% कम है, 20% कम है, तो यानी ये 80% होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। 1/5 मतलब होता है 20%, तो 4 टाइम्स 1/5, 20% 4 टाइम्स हो गया 80%, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ओके 33 हुआ ना, 34 करते हैं। ये देखो एक अलग, एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। एलिगेशन से भी होगा, बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत मतलब कौन सा जिसमें से पानी नहीं निकला, सुखाया नहीं, सुखाया। वाटर का कंपैरिजन किया है, ड्राई कर दिया 50 केजी, 100 केजी। करें इसको, इस टाइप के क्वेश्चन ना तुमको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। इसमें बस तुमको एक चीज पे ध्यान देना है, इसमें इक्वेशन एक्चुअली बनाना है, लेकिन ऐसे इसको कर बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज चैप्टर करना है तो परसेंटेज के थ्रू ही करेंगे। इसको करने के लिए इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन किस चीज से बनता है, जब एक चीज दूसरे चीज के साथ इक्वल है ना, तो वो दूसरा कोई चीज वो नहीं होता, वो खुद ही वो चीज होता है, ठीक है। मतलब पानी है तो पानी के साथ इक्वल होगा, ग्रेप्स का अगर पल्प है तो पल्प के साथ इक्वल होगा। तो इसको एक बार पढ़ के ये बताओ कि इसमें क्या कांस्टेंट है, पानी कांस्टेंट है कि वो जो गूदा होता है ग्रेप्स का, है ना, जिसको पल्प कहते हैं, वो कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, पानी तो दोनों में है, लेकिन पानी कभी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार पानी 80% था उसके अंदर, फिर वो जब सूख जाता है तो पानी 10% है, पानी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जो अंदर में जो गूदा है ना, जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं, वो तो उसका वजन तो कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन भी सिर्फ और सिर्फ उस पर ही बन सकता है। 80% पानी था, मतलब पल्प कितना था, बचा हुआ पल्प होगा,
तो 20% of, then what was its total weight when it was fresh? 20% of fresh grapes is equal to, इसमें कितना है, 10% वाटर है, तो पल्प कितना है, 90% पल्प है, इज इक्वल टू 90% ऑफ ड्राई ग्रेप्स, लेकिन उसका वजन दे रखा है ना, इफ द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स इज 500 केजी, 90% ऑफ 500 केजी। हो गया क्वेश्चन। ये है क्या, पल्प इक्वल टू पल्प, ये हो गया ये इक्वेशन। ठीक है, पहले जो पल्प था उसमें 80% पानी था, तो बचा क्या, 20%, उसमें एक्चुअल पल्प रहा। पहले का ग्रेप्स में 80% पानी था और 20% ही फ्रेश ग्रेप्स थे, एक्चुअल पल्प थे। ठीक है, और दूसरा जो सूख जाता है तो उसमें 10% पानी रहता है और 90% फिर क्या रहेगा, पल्प। तो इधर का 20% का पल्प फ्रेश ग्रेप्स का, 90% का जो पल्प है 500 केजी में, दोनों बराबर है। यही इक्वेशन है। फ्रेश ग्रेप्स में 20% पल्प था, सूखे ग्रेप्स में 90% पल्प होता है। ठीक है, लेकिन उस सूखे ग्रेप्स का टोटल वेट दे दिया था 500 केजी, मतलब उसमें से 90% होगा पूरा का पूरा पल्प। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फ्रेश ग्रेप्स का वजन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन बनाने का ये रहा, बेसिस रहा कि पल्प पे हमने बनाया इक्वेशन। तो इस बात को लिख लेते हैं, 20% ऑफ x इक्वल टू 90%, इसका कितना होगा, तो 450। बताइए सर। ओके, 450 बाई 20%, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कट कर दे 20%, 20% इंटू 100 लिख देते ना, परसेंटेज सिंबल को मैंने हटा दिया। ठीक है, परसेंटेज सिंबल को मैंने 20, इसको या फिर लिखो 20/100, परसेंटेज सिंबल को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, 20/100, इधर हो गया 100/20, कट गया 5, तो 450 इंटू 5 हो गया 2250, ये हो गया हमारा आंसर। इतना कीजिए, 2250 केजी का फ्रेश ग्रेप्स था, उसको तुम सुखाओगे, 500 केजी का उसको कर दोगे, तब उसमें 20% जो फ्रेश पल्प था, फ्रेश टाइम पे जो पल्प था वो 90% रहेगा यहाँ पे 500 केजी में। बात समझ में आया। इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो पल्प पे बनाएंगे इक्वेशन, यही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, क्योंकि पल्प ही इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, पल्प ही बदल नहीं रहा है, पानी बदल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसको करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 120 लीटर है एसिड वाटर, उसमें 40% एसिड है। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक एसिड 30%, 30% उसमें एसिड हो जाए। ठीक है, बहुत टेक्निक से कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन इसको भी। इसमें कांस्टेंट क्या है, एसिड कांस्टेंट है कि वाटर कांस्टेंट है? वाटर कांस्टेंट नहीं है, वाटर ऐड हो रहा है। एसिड ऐड हो रहा है क्या, एसिड कम हो रहा है ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। एसिड परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन एसिड जितना था उसमें उतना ही एसिड है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि मान लो एक बाल्टी है, उसमें 1 लीटर मैंने एसिड डाला, अब पानी डालने से एसिड कम नहीं होगा, एसिड का परसेंटेज कम होगा, एसिड वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, लेकिन 1 लीटर ही एसिड बाल्टी में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, कितना भी पानी डालो। तो
इस पर हम लोग एसिड पे इक्वेशन बनाएंगे बेसिकली, एसिड इक्वल टू एसिड, इस पे इक्वेशन बनेगा। हम लोग को वो पहले बोला हुआ था 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स कितना परसेंट एसिड, तो 40% एसिड था 120 लीटर में, 40% एसिड था 120 लीटर में, ये इक्वल टू कितना होगा, 30% एसिड होगा ऑफ न्यू, ठीक है। तो जो न्यू होगा उसमें 30% है, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगा, है ना। तो हमने इक्वेशन बना लिया ऑफ न्यू साइज, लिख देता हूं, तो ये कट जाएगा 30% इसके साथ कट गया, परसेंट इधर कट गया, 30 इसके साथ कट गया, 40 इंटू 40 160 हो गया न्यू साइज। ठीक है, 160 अगर न्यू साइज है तो हमको पता करना है कि पानी कितना ऐड किया। 120 लीटर तो पहले मिक्सचर का था, तो ऐड कितना किया होगा, 40 लीटर वाटर एडेड, इसलिए वो 40% से एसिड कमजोर हो गया, 30% पे पहुंच गया। 40 कैसे कट गया, 40 नहीं कट गया, परसेंटेज सिंबल को कट किया यहाँ पे, ठीक है। 40 का 40 था, 40 इंटू 40, 40 नहीं यहाँ पे 4 बचेगा ना सिर्फ, तो 1600 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 4 बचा था, 40 इंटू 4 160, तो और 40 लीटर वाटर एडेड, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, एसिड पे इक्वेशन बनाया, दोनों साइड एसिड ही रखना पड़ेगा। एसिड क्या, तो उसका क्वांटिटी 40% में से 40% एसिड था 120 लीटर में से, ऐसे दिख रहा है 48 लीटर उसमें एसिड था, 48 लीटर एसिड पहले भी था, 48 लीटर एसिड बाद में भी रहेगा, बस उसका परसेंटेज चेंज होगा क्योंकि इसमें पानी ज्यादा ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कितना पानी ऐड किया, तो हमने न्यू साइज निकाला, नया साइज है 160 लीटर का, ठीक है। 160 लीटर का नया साइज है, पहले 120 लीटर का मिक्सचर था, अब 160 लीटर का मिक्सचर है, मतलब तुमने 40 लीटर ऐड किया है पानी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि 40 लीटर ऐड हुआ। एलिगेशन से भी होते हैं ये सब के क्वेश्चन, मतलब हम लोग परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में लास्ट करते हैं। हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चंस बचे हैं एक्चुअली, नहीं ये दूसरा टाइप है ना, इस टाइप में टाइप वाइज बोल रहा हूँ, इन दोनों को कर लेते हैं। देखो 2 लीटर ऑफ वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है बेसिकली ऑन बॉइलिंग 8 लीटर शुगर सोल्यूशन, मतलब चीनी का पानी वाला सोल्यूशन था, उसमें 8 लीटर को हम लोग जब हम लोग बॉईल करते हैं तो 2 लीटर उसमें से पानी उड़ जाता है, चीनी तो उड़ नहीं सकता, चीनी तो उसमें ही रहेगा, है ना, साइंस है, नॉर्मल साइंस। उसमें शुगर कितना रहता है, 5% शुगर रहता है शुरू में, कब, जब 8 लीटर का वो सोल्यूशन था। अब 2 लीटर उड़ गया पानी, तो अब परसेंटेज कितना है उसमें शुगर का, नहीं, सेम क्यों रहेगा, पानी उड़ेगा, शुगर तो वहीं पर था, तो अब उसी कंटेनर में शुगर जितना था क्वांटिटी तो उतना ही था, लेकिन क्योंकि पूरा कंटेनर का साइज ही कम हो गया क्योंकि पानी उड़ गया, तब वो परसेंटेज में ज़्यादा हो जाएगा ना। परसेंटेज क्या है, एक तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो परसेंटेज में 5% शुगर है, इसका मतलब वो पूरा बॉडी का, सोचो हमारे ही शरीर के अंदर 5% शुगर है, ठीक है। शुगर हिलने नहीं वाला, तुमने अपना बॉडी वेट से पानी निकाल दिया, ठीक है, बट शुगर का क्वांटिटी उतना ही रहा ना। मान लो कि 1 kg शुगर है हमारे शरीर में, ठीक है, तो एक हमें 100 kg का,
तो 1 kg शुगर था, मतलब 1% था पूरे बॉडी का, 1% हमारा शुगर मेरे बॉडी का 1% शुगर होता है, ठीक है। अब मैं मान लो मैंने 10 kg वजन खो दिया, वाटर निकल गया मेरे बॉडी से, सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, वाटर निकला, लेकिन 1 kg शुगर अभी भी है और मेरा वजन अब कितना है, 90 kg। तो अब 1 kg 90 kg में है, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 1/90, मतलब 1% से ज़्यादा हो गया वो। अब बात समझ में आ रहा है, जब टोटल साइज ही चेंज हो रहा है तो परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्योंकि परसेंटेज रेशियो है इसलिए रिलेशन है वो, इसलिए परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगा। तो क्वेश्चन भी हम लोग वैल्यू पे बनाएंगे कि शुगर इज इक्वल टू शुगर क्वांटिटी ना, ये क्वांटिटी का मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्वांटिटी नहीं बदल रहा, परसेंटेज बदल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन बोलो, इसका पहले के क्वेश्चन क्वांटिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है 5% शुगर था किसमें, 8 लीटर में, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होगा, कितना परसेंट शुगर, ये हमें पता करना है, ठीक है। कितना परसेंट शुगर ऑफ कितना, बच कितना गया, 2 लीटर उड़ गया 8 लीटर में से, तो बचा कितना, 6 लीटर का। तो ये हम लोग का हो गया रिलेशन, ठीक है। 5% ऑफ 8 ये हो गया शुगर का क्वांटिटी पहले का, और फिर 6 लीटर में से कितना परसेंटेज होगा, ये 2 जैसा दिख रहा है, इसको मैं x कर देता हूँ, x% ऑफ 6। तो अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करें, 8 और ये 6 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो 5 4 20%, ये परसेंट तो कट जाता है, ये परसेंट इसके साथ कट गया, तो 5 4 यहाँ पर 20/3 इक्वल टू x का वैल्यू मिल गया हमें, 20/3 क्या होता है, 6/2/3%, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 2 लीटर उड़ जाने से वो 5% से बढ़ के कितना हो गया है, 5% की जगह पे 6/2/3% वो हो गया है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। इसमें इक्वेशन हम लोग बार बार बता रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, क्वांटिटी पे बना रहे हैं, शुगर पे बना रहे हैं, तो शुगर दोनों साइड ही रहेगा, है ना। एक बार 5% था 8 लीटर में, एक बार x% होगा 6 लीटर में, क्योंकि 2 लीटर पानी उड़ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास का। A labor works 50 hours per week and earns 15,000 as wages। हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा और सैलरी उसको मिल रहा है 15,000 रुपये। If his per hour wage is increased by 40%, हर घंटे का उसका पैसा जो है वो बढ़ेगा, अगर सैलरी बढ़ेगा हर घंटे जो काम करता है उसका 40%, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाई 16/3%, और वो जो कितने घंटे काम करता है वो कम हो रहा है, तो मतलब कम पैसे भी उसको मिलेंगे और 40% बढ़ेगा भी उसका सैलरी। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनकम, तो उसका इनकम में कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 वैल्यूज दिए हैं ना, ये कोई काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। मैंने बताया था कि परसेंटेज अगर पूछा है तो हमेशा हम लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एंड में परसेंटेज ही निकालना है, तो ठीक है। तो 40% अगर इनकम बढ़ाना है तो उसके लिए है 14/10, है ना। 10% बढ़ाने के लिए 11/10, 20% बढ़ाने के लिए 12/10, 30% बढ़ाने के लिए 13/10, तो 40% बढ़ाने के 14/10, ये कट के हो गया 7/5। इसको हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद गिराना है 16/3%। इसको गिराने के लिए क्या रेशियो होगा, 1/6, तो उसका फ्रैक्शन में इसका वैल्यू होता है 5/6 होगा। 5 कट गया, बच गया 7/6। ये होता है ओल्ड, ये उसका पहले का सैलरी, ये हो गया न्यू, ये उसका नया सैलरी। कितना परसेंट उसका सैलरी बढ़ा, फिर
1/6 बढ़ा ना, तो परसेंटेज में कितना होगा ये 16 2/3% इंक्रीज हुआ उसका सैलरी। ये हो गया आंसर। समझ में आया? ये वैल्यू क्यों नहीं यूज करी है? क्योंकि हमें एंड में परसेंटेज ही पूछा है, तो हम लोग स्टार्टिंग सैलरी 1 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिया एक्चुअली। वो कितना बड़ा है, लास्ट में 7/6 हुआ। 1 था मतलब 6/6 था उसका 100% उसका इनकम जो स्टार्टिंग से था, बस वो 7/6 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा है तो 1/6 बढ़ना है तो 16 2/3% इंक्रीज किया होगा। डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, बस इतना तक ही रखते हैं, आगे बाकी टाइप्स कर लेंगे।